आज थोड़ा पेन तेज चलाएंगे प्लीज, ठीक है। आज थोड़ा पेन को तेज चलाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कौन सा वाला था यार? ये मॉडर्न हिस्ट्री के फेयर नोट्स हैं, हाँ ये हैं क्लास नोट्स। सभी बच्चे रिवाइज करके आए हैं? अगर आप बिना रिवीजन के आए हैं तो आपको आज की क्लास में कुछ भी कनेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो अगर रिवीजन नहीं किया तो कोसना कि समझ में नहीं आ रहा। कल हमने इस टाइमलाइन को कंप्लीट किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। 1498 में वास्को डिगामा आता है, 1500 में पेड्रो अल्वारेज आता है, 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया आता है, फिर एल्ब्यूकर्क आता है 1509 से लेकर 1515 तक, फिर नीनो डो कोना आता है 1529 से लेकर 1538 तक। लास्ट में कल मैंने आपको ट्रीटी ऑफ बासेन तक पढ़ा दिया था कि किस तरीके से नीनो डा कोना ने गुजरात के जो आपके किंग बहादुर थे, शाह रूलर थे, जी। बहादुर शाह, उनको किल किया था, ठीक है। आज की क्लास में हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब आपको बस थोड़ा सा पुर्तगाल के बारे में बेसिक चीजें और देखनी। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको मैं इस पेज को डिवाइड कर देता हूं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए, फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्तुगीज इन इंडिया। आपने पोर्तुगीज के बारे में आपको जितना पढ़ना था कल की क्लास में आपने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पोर्तुगीज क्यों अपने आप को इंडिया में इतना ज्यादा स्टेब्लिश कर पाए, उनके टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि पोर्तुगीज ने कैसे मुगल्स पर से अपना भरोसा खो दिया। उसके बाद हम देखेंगे व्हाई डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज हैपेंड, या व्हाई डिक्लाइन ऑफ पुर्तगाल हैपेंड। आफ्टर दैट हम चलेंगे थोड़ा सा डच के ऊपर। डच में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा उसके बारे में देखने के बाद हम चलेंगे फ्रेंच एंड इंग्लिश के ऊपर। इनके बारे में हमें काफी सारी चीजें स्टडी करनी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। हेडिंग बना लीजिए, फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्तुगीज। फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्तुगीज। फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्तुगीज। क्यों भैया ये लोग भारत में, वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये लोग भारत में इतना लंबा टिके? पॉइंट नंबर वन, पॉइंटर्स में लिखेंगे सर इसको। पॉइंट नंबर वन, नॉर्थ में यदि आप देखेंगे तो देयर वर वेरी स्मॉल पावर्स, स्मॉल पावर्स इन नॉर्थ। कोई नहीं था जो पोर्तुगीज का मुकाबला कर सकता था, स्मॉल पावर्स इन नॉर्थ। अगर मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं तो ये जो आपका पूरा इलाका था, इसमें कोई भी ऐसी पावर नहीं थी जो पोर्तुगीज का मुकाबला कर सके, ठीक है। सो स्मॉल पावर्स इन नॉर्थ। पॉइंट नंबर टू, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई कि कोई भी ऐसी पावर नहीं थी जो इनका मुकाबला कर सके? बिकॉज पोर्तुगीज हैव नेवल एडवांटेज। इनकी नेवी बहुत तगड़ी थी यार, इनकी नेवी बहुत ही तगड़ी थी। और आपने देखा था, और आपने एक चीज देखी थी कि इन्होंने हुगली पर भी अपना बेस बना रखा था, और साथ ही साथ, और साथ ही साथ ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये पूरा ओशियन का इलाका पोर्तुगीज कंट्रोल कर रहे थे। ये पूरा इलाका पोर्तुगीज कंट्रोल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जो भारत का पूरा हिस्सा था, इसमें ये बहुत आराम से ट्रेड कर पा रहे थे। अगर सर ये ट्रेड कर पा रहे हैं तो जायज सी बात है इनके पास पैसा आएगा। इनके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। और जैसे ही पैसा आएगा ये अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करेंगे।
क्या करेंगे? मिलिट्री पावर को मजबूत करेंगे या फिर उसको बढ़ाएंगे, राइट? तो इनके पास नेवल एडवांटेज था। एंड पॉइंट नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यूनिटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। जीरो यूनिटी, जीरो यूनिटी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस क्षेत्र की बात करूं तो एन नंबर ऑफ किंगडम्स इतने में ही डिवाइड थे, एन नंबर ऑफ किंगडम्स। बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत, छोटे छोटे राजा, बड़े बड़े राजा जो आपस में ही लड़ रहे हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर, इसी बात का फायदा उठाकर पोर्तुगीज वालों ने अपना डेरा जमाना शुरू किया। और नेवल एडवांटेज के साथ साथ अगर आप देखेंगे, नेवल एडवांटेज के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो इनकी जो शिप्स थी वो भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। इनकी शिप्स पर कैनॉन्स लगे होते थे। कैनॉन्स मतलब बंदूकें। इनकी शिप्स पर कैनॉन्स लगे हुए होते थे। सो पहला पॉइंट, स्मॉल पावर्स इन नॉर्थ। दूसरा पॉइंट, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल एडवांटेज। along with that they have a very good control over the Arabian Sea along with Indian Ocean। और हुगली पर बेस बनने से धीरे धीरे बे ऑफ बंगाल में भी थोड़ा थोड़ा कंट्रोल जमाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये ट्रेड ऑलरेडी कर रहे थे और आसपास के एरिया पर अपना पूरा कंट्रोल बनाने के बाद ट्रेड भी इनकी अच्छे से होने लगी। ट्रेड के ऊपर इनका पूरा कंट्रोल आ गया तो भैया इनके पास पैसा आने लगा। जब पैसा आने लगा तो इन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाया और एक टाइम के बाद इनकी शिप्स पर कैनॉन्स आ गए। चलो ये सारी चीजें ठीक थी, लेकिन भारत में आज भी मुझे लगता है कि यूनिटी की काफी ज्यादा कमी, आज भी यूनिटी की काफी ज्यादा कमी। क्योंकि अगर दिल्ली से कोई भी टेररिस्ट मुंबई भाग गया है ना, और मुंबई पुलिस को गलती से पता चल जाए, तो मुंबई पुलिस ये चाहती है कि यार इसको हम ही पकड़ें, देश गया भाड़ में। क्यों? ताकि हमें मिल जाए क्रेडिट, ताकि हमें मिल जाए क्रेडिट। आई एम नॉट ब्लेमिंग, मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। कोई भी इंटेल यदि आरएनडब्ल्यू के पास है तो आरएनडब्ल्यू कभी नहीं चाहेगी कि आईबी को पता चले और क्रेडिट शेयर हो। और इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। और उस टाइम पर भी यही प्रॉब्लम थी कि कई सारे प्रांत, एन नंबर ऑफ किंगडम्स आर देयर, जो आपस में ही लड़ रहे हैं और किसी को ये नहीं दिख रहा है कि पुर्तगीज ट्रेड के बहाने धीरे धीरे अपना पांव फैलाते जा रहे हैं। तो लैक ऑफ यूनिटी was one of the biggest favorable conditions for the establishment of Portuguese powers in India. All right, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अगर मैं बात करूं पुर्तगाल स्टेट की, अगर मैं बात करूं पुर्तगाल स्टेट की, पुर्तगाल स्टेट इन इंडिया, साथ साथ लिखते रहेंगे, पुर्तगाल स्टेट इन इंडिया। तो पता है पुर्तगीज किसमें बिलीव रखते थे? पता है, अगर तुम्हें कहीं पर भी रूल करना है ना, तो सबसे दुश्मनी मोल लेकर तुम्हारा काम कभी नहीं चलेगा। सबसे दुश्मनी मोल लेकर तुम्हारा काम कभी नहीं चलेगा। तो पुर्तगीज क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल ये राजा है कोई ए और ये कोई दूसरा राजा है लेट से बी। जो बी वाला राजा है ना वो वीक है, फॉर एग्जाम्पल पैसे से भी, पावर से भी, सेना से भी, और ए वाला जो राजा है वो स्ट्रांग है। तो इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट चलता था कि जो स्ट्रांग वाला राजा है वो वीक वाले राजा के एरिया को कैप्चर कर लेगा, एरिया कैप्चर। अब पुर्तगीज वालों ने यहीं पर एक छोटा सा गेम खेला और क्या किया, और क्या किया, सुनना ध्यान से। पुर्तगीज ने एक छोटा सा गेम खेला और क्या किया, जो वीक होता था ना ये उसको कर देते थे सपोर्ट। क्या कर देते थे? सपोर्ट। क्या करते थे? सपोर्ट। क्या करते थे? सपोर्ट। अब जब पुर्तगीज ये वीक वाले को सपोर्ट करते थे तो जायज सी बात है यार, पुर्तगीज के पास पैसा भी था और पुर्तगीज के पास मिलिट्री पावर भी थी, नेवल पावर भी थी, उनके पास एडवांस शिप्स भी थी, हर एक चीज थी, हर एक चीज थी।
तो इनके सपोर्ट की वजह से ये जो पहले वीक था, अब ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अब ये भी ताकतवर हो गया, और पोर्तुगीज की मदद से इसने भैया इस ए वाले को हरा दिया। अब मुझे एक चीज ये बताओ, जो राजा बी था उसने जब ए वाले राजा को हरा दिया, ए वाले राजा को हरा दिया और उसका एरिया कैप्चर किया, और उसका एरिया कैप्चर किया, तो क्या वो जिंदगी भर के लिए पुर्तगाल वालों का एहसानमंद हो गया, या पुर्तगाल के पति नहीं सॉरी प्रति पुर्तगाल वालों के प्रति क्या वो हमेशा ग्रेटफुल रहेगा? हाँ भैया। बताओ क्यों? क्यों? बिकॉज इसके पास तो अपना कुछ था ही नहीं। पोर्तुगीज वालों ने इसका मुश्किल समय में साथ दिया, पोर्तुगीज वालों ने इसका मुश्किल समय में साथ दिया, और जिस राजा से कभी नहीं जीत पाता उससे जीता भी और उसका एरिया भी कैप्चर कर लिया, उसका एरिया भी कैप्चर कर लिया। तो अब पोर्तुगीज में और इस बंदे बी में, किंग बी में लिख देता हूं मैं, किंग बी, क्या हो गई भाई? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हो गई। आप पोर्तुगीज वाले क्या कहेंगे? यार हमने तुम्हारी इतनी मदद की, हमारे लिए भी कुछ कर दो। किंग बी बोलेंगे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, बताओ, तुरंत बताओ। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने दो। लो भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने दो। और एक्चुअल में यदि आप देखेंगे तो पुर्तगाल वालों ने अपने ही बंदे को गद्दी पर बैठाया, क्योंकि किंग बी तो कभी भी अपने आप से, अपने बलबूते पर इनसे जीत ही नहीं सकते थे। ये तो पोर्तुगीज वालों ने सपोर्ट किया और भैया हमारे जीत गए। तो ये जो भैया है हमेशा पुर्तगाल वालों के प्रति थोड़ा सा झुके रहेंगे, उनके एहसानमंद रहेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे, और इसी को कहा गया बैलेंस ऑफ पावर। सो पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर। क्या ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? हाँ भैया, क्लियर हो गया। एवरीवन, क्या ये बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? और बैलेंस ऑफ पावर इन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया कि धीरे 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 जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो इनसे प्रभावित होने लगे, और इतने प्रभावित हो गए कि अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए थे 1947 में, लेकिन ये जो पुर्तगाल वाले हैं ये गए हैं 1961 में। हाँ भैया। दे फाइनली लेफ्ट, ये फाइनली गए थे 1961 में। तो पॉइंट नंबर 2, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट। आई समझ? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? क्लियर भैया। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 3 इसमें डाल लो, एडमिनिस्ट्रेशन। कि पुर्तगाल वालों के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, 3 पिलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे। सबसे ऊपर इनका होता था वॉइस रॉय, इनका होता था वॉइस रॉय। वॉइस रॉय का काम क्या है? वॉइस रॉय का काम क्या है? ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ पोर्तुगीज डिसीजंस इन इंडिया। क्या करना है, कैसे करना है, सब इसकी देखरेख में होता था। वॉइस रॉय को असिस्ट करने के लिए
इसकी अपनी काउंसिल होती थी, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते थे जिसको हम वॉइस रॉय काउंसिल कहते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते थे। स्टेज नंबर 2 या पिलर नंबर 2, दूसरी जो पोस्ट है उसको हम लोग कहते हैं वेडोर, वेडोर डे फेजेंडा, ये एक पोस्ट का नाम है, वाह, ठीक है। वेडोर डे फेजेंडा, इनका काम होता था भैया रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसकी देखरेख करना, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसकी देखरेख करना, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3, देयर वर कैप्टन्स, इस हायरार्की में तीसरे नंबर पे आते हैं कैप्टन्स। जो भी कैप्टन्स होते थे उनका काम क्या होता था, पोर्तुगीज की जो भी फैक्ट्रीज हैं उसका फोर्टिफिकेशन करना, किलाबंदी करना। यानी फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फैक्ट्री, इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों से उसको घिरवा देना, किलाबंदी करना, फोर्टिफिकेशन। क्या ये तीनों चीजें आपके दिमाग पे रहेंगी? क्या ये तीनों चीजें आपके दिमाग पे रहेंगी? एवरीवन क्लियर? हाँ भैया। एडमिनिस्ट्रेशन डन। अब बात करते हैं रिलीजन की। आप बात करते हैं रिलीजन की। रिलीजन आई थिंक सबको पता ही होगा कि नहीं पता है? They क्रिश्चियन। basically used to follow Christian religion. They basically used to follow Christian religion. लेकिन बाद में पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि हम क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करते हैं तो हम सबको इसी में कन्वर्ट करेंगे। So at a time, Portuguese introduced the policy of conversion. Policy of conversion. पहले ये जो पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए करते थे, क्योंकि आपको पता ही है पोर्तुगीज को मुस्लिम से यार एकदम नफरत थी, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। हाँ भैया। इनिशियली इट वाज ओनली फॉर मुस्लिम्स, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद इन्होंने ये चीज हिंदुओं पर भी स्टार्ट कर दी। एंड आप देखेंगे कि पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, ठीक है। और यही पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन से धीरे 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 इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया? हाँ भैया। समझ में आ गया? चलो तो आप पढ़ लो इनके डिक्लाइन के बारे में, 3 4 5 पॉइंट्स लिख लो इसमें कि पोर्तुगीज का डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुआ। पॉइंट नंबर 1, पायरेसी। क्या भैया? पायरेसी। ये जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं 1600 के दशक की लगभग ये बातें हैं। आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम मुगल्स का कार्यकाल चल, तो इनकी जो भी शिप्स वगैरह होती थी ये पुर्तगाल वाले उस पे समुद्री डाकू भेज के सामान वगैरह लुटवा लेते थे। सो पायरेसी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इशू जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। और आपने एक और चीज देखी है, ये पायरेसी इतनी आसानी से क्यों कर पा रहे थे? ये पायरेसी इतने आसानी से क्यों कर पा रहे थे? रीजन बीइंग, इस पूरे एरिया में इनका कंट्रोल था और हुगली में बेस बनने की वजह से ये पूरा एरिया भी इनके कंट्रोल में। तो यार जो भी शिप्स जाती ये अपना शुरू हो जाते कि लाओ हमें दे दो थोड़ा सा खजाना। तो पायरेसी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिक्लाइन। पॉइंट नंबर टू, कन्वर्जन। कन्वर्जन, अगर आपने किसी भी देश में जाकर
उनके धर्म को छेड़ा, उनके धर्म को छेड़ा और जबरदस्ती कन्वर्जन वाला मामला शुरू किया, तो आप ये मान के चलो कि आपका विनाश तय है, आपका विनाश तय है। ठीक है, आपका विनाश तय है। पॉइंट नंबर 3, डिसऑनेस्ट ट्रेड पॉलिसीज। ये ट्रेड तो कर रहे थे, बट एक टाइम बाद जब इनको लगा कि यार थोड़ी सी बेईमानी करके, थोड़ी सी बेईमानी करके हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो इन्होंने डिसऑनेस्ट ट्रेड पॉलिसीज का सहारा लिया, झूठे वादे कर देते थे। और जब धीरे धीरे ये चीजें स्टार्ट हुई, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी ट्रेडर्स थे, उन्होंने पोर्तुगीज के साथ ट्रेड करना बंद कर दिया। अब ट्रेड नहीं बंद हो रही, ट्रेड नहीं बंद हो रही, पैसा कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? पैसा कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? पैसा कम हो रहा है, जिसकी वजह से यू कैन से कि पायरेसी प्रोमिनेंट हो रही, पायरेसी प्रोमिनेंट हो रही। क्योंकि पायरेसी करके शिप्स को जब तुम लूटोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हें खजाना ही तो मिलेगा। और आपको तो पता ही भाई, मुगलों का खजाना, हाय तौबा, क्या बात है, पता है ना, मुगलों का खजाना, खजाना होता था भाई साहब। चलिए, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इसी समय पर 1600 के दशक में इस एरिया में आपको मराठास का राइज देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 4, राइज ऑफ मराठास, राइज ऑफ मराठास। और मराठास वैसे ही अपने देश से इतना प्यार करते थे, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था कि ये चूजे उनके एरिया में रहें, राइट? उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था कि ये छोटे मोटे चूजे उनकी एरिया में रहें। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, ब्राजील वॉज डिस्कवर्ड, ब्राजील वॉज डिस्कवर्ड। जब ब्राजील डिस्कवर हुआ, तो पोर्तुगीज को लगा कि यार सब लोग अब किसी ना किसी तरीके से भारत की तरफ आ ही रहे हैं, उधर मराठास राइज हो रहे हैं, ऊपर से हमारा ये पैसा कम हो गया है डिसऑनेस्ट ट्रेड पॉलिसीज की वजह से, हम कन्वर्जन करवा रहे थे, इसकी वजह से थोड़ा सा और मामला हमारा हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राजील नया नया बना है, ब्राजील नया नया बना है। और उस टाइम नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी काफी सारी पावर्स राइज हो रही थी, ऑलरेडी काफी सारी पावर्स राइज हो रही थी, पावर्स राइजिंग। नॉर्थ इंडिया में उस समय काफी ज्यादा पावर्स राइज हो रही थी, ठीक है, काफी ज्यादा पावर्स राइज हो रही थी। तो इनको लगा कि यार ये अच्छा मौका है, भारत में हमारा काम भर का काम तो हो ही गया है, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अपना फोकस वेस्ट की तरफ लेकर चलते हैं और ब्राजील के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं। सो ब्राजील की डिस्कवरी भी, ब्राजील की डिस्कवरी भी एक बड़ा रीजन बनी कि पोर्तुगीज का जो फोकस था वो थोड़ा सा वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन इतना करने के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद, एट लास्ट 1961 में, 1961 में ये फाइनली भारत को छोड़कर जाते हैं, ये फाइनली भारत को छोड़कर जाते हैं। समझ में आ गया एवरीवन? समझ में आ गया? क्लियर भैया। तो ये 3 4 5 पॉइंट्स हैं, ये आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। तो पोर्तुगीज की सारी कहानी आपको क्लियर है? एक बार देख लो भाई, क्लियर भी, कहीं कोई भी डाउट है तो क्लियर। पूछ सकते हो। हमने पोर्तुगीज की कहानी स्टार्ट करी थी यहां से, 1494। ठीक है। और एक चीज तुम मान के चलो कि अगर एडवेंट ऑफ यूरोपियन से सवाल आ रहा है, तो या तो पोर्तुगीज वाले सेक्शन से आएगा या फिर इंग्लिश और फ्रेंच वाले सेक्शन से आएगा, और सवाल आएगा एनालिटिकल स्टेटमेंट वाला, ये भी मैं तुमको बता रहा हूं। इसीलिए मैं ये सारी कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे, थोड़ा सा एनालिटिकल सवाल पूछेंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं,
अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या फिर अगर स्टैटिक सवाल आना है तो यहां से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई समझ, क्लियर हुआ? क्लियर भैया। हाँ जी, क्लियर हो गया। क्लियर भैया। भैया एक चीज पूछनी है, एक चीज पूछनी है। हाँ जल्दी पूछो। हेलो हाँ भैया, पूछो। ओनली ब्राजील को ही क्यों था? पर्टिकुलर रीजन था ब्राजील के लिए? क्योंकि ब्राजील उस टाइम नया नया डिस्कवर हुआ था। ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं, अब भारत उसमें की कुछ तरफ ऐसा इसलिए आ रहा था। हाँ बोलो, पूछो 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 पूछो। कि जैसे इंडिया में उन्होंने टारगेट करा है स्पाइसेस के लिए, तो ब्राजील में कुछ ऐसा था क्या, जैसे टोबैको वगैरह के लिए, या फिर वो माइंडसेट? यार ब्राजील बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, ठीक है। ब्राजील बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है, एंड कोई भी जगह है, कोई भी स्पेसिफिक जगह है, 99% चांसेस है कि वहां कुछ ना कुछ यूनिक होगा, वहां कुछ ना कुछ यूनिक होगा। नेचुरल रिसोर्सेस का भरमार रहा होगा, ठीक है। और वैसे भी इंडिया में तो उन्होंने, उनको जो करना था वो कर ही रहे थे। एट लास्ट इतना करते करते भी गोवा उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। गोवा उन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम दुनिया, जो दुनिया में मैक्सिमम लोग हैं, उनका फोकस धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा। इस वजह से इन्होंने सोचा कि यार भारत में क्या फंसना, ब्राजील नया नया डिस्कवर हुआ है, अभी वहां पर किसी का ध्यान नहीं है, चलो थोड़ा सा डेरा वेस्ट में भी जमा लेते हैं। नॉर्थ में तो जो करना था वो किया ही। सो इस वजह से ब्राजील की तरफ शिफ्ट हुए, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना? ठीक है, आवाज नहीं आ रही थी वैसे। अब नेक्स्ट हेडिंग आप बना लो द डच। इनके बारे में बहुत कुछ तुम्हें पढ़ना नहीं है, छोटी सी कहानी है, सुन लो। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश फ्रेंच के ऊपर। हाँ बताओ। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ए भाई रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ भाई हाँ भैया, रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कैसी बातें करते हो? अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले मैं लेके आता हूं वर्ल्ड मैप। सबसे पहले मैं लेकर आता हूं वर्ल्ड मैप। वेयर इज द वर्ल्ड मैप? कहां है वर्ल्ड मैप? दिस इज द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप दिख रहा है सभी को? हाँ भैया। वर्ल्ड मैप दिख रहा है सभी को? यस भैया। अब मुझे बताओ इसमें हॉलैंड कहां दिख रहा है तुम्हें? क्या चीज, क्या भैया? हॉलैंड, हॉलैंड। हॉलैंड। हॉलैंड कहां दिख रहा है? वेयर इज हॉलैंड? 1 2 3 जर्मनी और फ्रांस के पास। जर्मनी और फ्रांस। के पास कहां है भाई? ये येलो येलो 1 2 3 लिखा है जहाँ। दिस वन? यस सर। ठीक है। आप सुनो ध्यान से, आप सुनना ध्यान से। ये डच 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 हम लोग करते रहते हैं, ये डच वाले हैं कौन? ये बेसिकली डच बिलोंग्स टू हॉलैंड। हॉलैंड वालों को हम लोग कहते हैं डच। हॉलैंड वालों को हम लोग कहते हैं डच। ये भैया पहले स्पेन का ही हिस्सा थे। आफ्टर दैट जब ये स्पेन से टूटता है तो एक नया देश बनता है, दैट इज हॉलैंड, और वहां के लोगों को बोला जाता है डच। इनका जो फोकस था वो कभी भारत था ही नहीं, याद रखेंगे। इनका जो फोकस था वो हमेशा से ये था, वो हमेशा से ये था इंडोनेशिया वाला इलाका, जिसे आप मलाया पार्शिपलागो भी कहते हैं। ये पूरा इंडोनेशिया, सुमात्रा, सारे आइलैंड्स, इसको आप और क्या कहते हैं? मलाया पार्शिपलागो, ठीक है।
मलाया आर्चिपेलागो वाले एरिया में इनका फोकस था, बिकॉज दिस एरिया इज वेरी मच रिच फॉर स्पाइसेस. दिस एरिया इज वेरी मच रिच फॉर स्पाइसेस. सो पॉइंट नंबर 1, इनका फोकस कभी भारत था ही नहीं. इनका फोकस कभी भारत था ही नहीं. इनका जो टारगेट एरिया था, इनका जो टारगेट एरिया था, दैट वाज मलाया आर्चिपेलागो, या फिर आप लिख सकते हैं इंडोनेशियन आइलैंड्स. इंडोनेशियन आइलैंड्स. और ये फोकस क्यों था? बिकॉज दिस एरिया इज वेरी वेरी रिच फॉर स्पाइसेस. दिस एरिया इज वेरी वेरी रिच फॉर स्पाइसेस. और कार्नेलिस डी हाउटमैन का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो. कार्नेलिस डी हाउटमैन, ये भैया पहला डच आदमी था जो सुमात्रा पहुंचा था. सुमात्रा ये आप देख सकते हैं, पार्ट ऑफ एन इंडोनेशियन आइलैंड. ठीक है, बड़ा करके मैं दिखा देता हूं, ये लो देख लो, दिस इज योर सुमात्रा. ठीक है, सो कार्नेलिस डी हाउटमैन ये भैया आए थे हमारे सुमात्रा. कहां आए थे? सुमात्रा. कहां आए थे? सुमात्रा. कहां आए थे? सुमात्रा. लेकिन यहां पर आने के बाद, यहां पर विजिट करने के बाद इनको लगा यार भारत ज्यादा दूर नहीं, भारत ज्यादा दूर नहीं, भारत ज्यादा दूर नहीं है. और ये मैं बात कर रहा हूं 1605 की. 1605 की, जब पोर्तुगीज पावर धीरे 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 डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुकी. जब पोर्तुगीज पावर धीरे 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 डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है, धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुकी थी. 1605 के 1600 ही लिख लो. धीरे धीरे भैया पोर्तुगीज पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो चुकी थी. तो इनको लगा कि यार ठीक है, यहां पर तो जो हम कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, थोड़ा सा इंडिया की तरफ भी चल चलते हैं, पास में तो है, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही हो जाएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही हो जाएगा, इंडिया पास में तो है, चलते हैं ना. निकल पड़ेंगे. ये चल दिया भाई भारत की तरफ. और 1602 में, कब? 1602 में, याद रखेंगे 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स भारत आती है. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स भारत आती है. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स भारत आती है. अब जाहिर सी बात है, ये भी भारत आए हैं, इनका भी मकसद होगा ट्रेड करना. इनका भी मकसद क्या होगा? ट्रेड करना. कि यार कुछ ना कुछ हम ट्रेड करेंगे और उससे हम पैसा कमाएंगे. पता है इंसान किसी जगह पर बसता क्यों है या किसी जगह पर कब्जा करने की कोशिश क्यों करता है? बिकॉज उसके 2 ही 3 रीजंस होते हैं. या तो वहां से ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, कि उस पर्टिकुलर एरिया से ट्रेड बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर वो पर्टिकुलर एरिया जिसपे हमने कब्जा किया उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, या फिर वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है. यही 3 रीजन होता है. यही 3 रीजन होता है जब कोई एक पर्टिकुलर देश या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी दूसरे देश या दूसरी कम्युनिटी के ऊपर या उसके क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती है. भारत में आपको ये तीनों चीजें मिल रही हैं. ट्रेड भी मिल रही है, आपको स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी मिल रही है, और सबसे बड़ी बात आपको रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं. तो ये पोर्तुगीज वालों को भी दिखा था, उन्होंने भी कोशिश करी और काफी हद तक उन्होंने अपना वर्चस्व बनाया भी. डच वालों को भी ये चीज दिखी, तो उन्होंने भी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करी. उन्होंने भी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करी, और इसी वर्चस्व को बनाने की कोशिश में
डच इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट फैक्ट्री इन मौसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी, फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर? इन मौसलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। और ये कब किया इन्होंने? 1605 में, यानी सिर्फ महज 3 साल के समय में इनको समझ में आ गया कि भारत में तीनों चीजें, और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भी फिर पोर्तुगीज वाला सिस्टम फॉलो किया और फैक्ट्री स्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। और पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश ये करते हैं मौसलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में 1605 में। प्रॉब्लम पता है यहां पर क्या हुई? इसी बीच बात ये चल रही है यार 1600 की या आफ्टर 1600, इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई हुई थी। अब जायज सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी उसको भी ये तीनों चीजें दिख गई थी। अब वो कहावत सुनी तुमने, एक जंगल में एक ही शेर रह सकता है। ठीक है, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी कोशिश ही कर रही थी कि किसी तरीके से, प्लानिंग ही चल रही थी कि इनका दबदबा किसी तरीके से हटाया जाए, कुछ करके इनको भगाया जाए। इसी बीच एक छोटा सा इंसिडेंट होता है। और इंसिडेंट क्या होता है ध्यान से सुनना। इंसिडेंट एट एम्बोयना या एम्बुआना। वेयर इज एम्बुआना? इट इज इन इंडोनेशिया। इट इज इन इंडोनेशिया। इट इज इन इंडोनेशिया। इंसिडेंट क्या होता है? डच वालों ने 10 अंग्रेजों को, 10 इंग्लिशमैन एंड 9 जापानीज, इनको मार दिया। कुछ झड़प वगैरह हुई होगी। अब मैं तुमको ये इंसिडेंट पूरा पढ़ाने बैठूंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा फिर। तो सिर्फ इतना याद रखो कि देयर वाज अ इंसिडेंट एट एम्बुआना, इंडोनेशिया में, जिसमें क्या हुआ कि डच वालों ने 10 अंग्रेजों को और 9 जापानीज को उड़ा दिया। और ये इंसिडेंट कब होता है? 1623 में। एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो तुम, अंग्रेजों के पास तब तक कोई मौका नहीं था। अगर वो डायरेक्टली रिटेलिएट करने जाते तो अंग्रेज सीधा का सीधा वो वॉर में कूद जाते। यानी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लानिंग देख रहे हो, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली रिटेलिएट करती कि यहां क्यों हो, भागो यहां से, तो डेफिनेटली वॉर की सिचुएशन बनती और शुरू में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बैन लगा दिया जाता, उसे भगा दिया जाता। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया। उसने मौके का इंतजार किया कि जैसे पुर्तगाल वालों ने अपने वर्चस्व को कायम रखने में जो भी गलतियां की और जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, कोई ना कोई गलती ये डच वाले भी करेंगे। और उन्होंने ये गलती करी 1623 में। देख रहे हो तुम, 23 साल का पेशेंस। 1623 में जैसे ही ये 10 अंग्रेज मरे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया भाई अपना सिस्टम कि तुमने मारा कैसे। फिर स्टार्ट होती है एंग्लो डच वॉर आपकी स्टार्ट होती है। एंड आपको एंग्लो डच वॉर नहीं पढ़ना है, घबराओ नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि थर्ड एंग्लो डच वॉर में जो कि तुम्हारी 1672 से 74 तक चली थी, इसमें तुम्हारे डच वाले हार गए। क्या हुआ? इसमें आपके डच वाले हार गए। एंड फाइनली
एंड फाइनल जो डच का सफाया हुआ था, फाइनली जो डच का सफाया हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ हुगली से। जैसे देखो पोर्तुगीज वालों का भी वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन फाइनली उनका जो सफाया हुआ वो हुआ 1961 में। उसी प्रकार से बैटल ऑफ हुगली के तहत डच फाइनली भारत छोड़कर गए थे, एंड दिस वाज हैपेंड इन 1759। और थर्ड एंग्लो डच वॉर से पहले, देयर वाज अ कॉम्प्रोमाइज, इन 1667। ये कॉम्प्रोमाइज क्यों हुआ? बिकॉज जब ईस्ट इंडिया कंपनी के 10 बंदे मारे गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पूरा मौका था, और 23 साल के अंदर, इस 23 साल के टाइम पीरियड में काफी ज्यादा पैसा भी कमा लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और धीरे धीरे वो इंडिया को समझ भी चुका, उसकी ज्योग्राफी को समझ भी चुका, और डच की भी सारी प्लानिंग्स को समझ चुका कि डच कैसे काम कर रहे हैं, इनका मॉडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, काम करने का तरीका क्या है, हर एक चीज वो समझ चुके थे। तो बार बार वो रिटेलिएट कर रहे थे इंग्लिश वाले, एंड फाइनली इंग्लिश वाले यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार रिटेलिएट कर रही थी डच के प्रति, और फाइनली ये कॉम्प्रोमाइज होता है 1667 में कि जो डच हैं, पॉइंट नंबर 1, कि जो डच हैं, ये बोला गया कि यार तुमको स्पाइसेस से मतलब है ना, तुमको स्पाइसेस चाहिए ना, तुम भारत भाग के क्यों आए हो, भाग जाओ मलाया आर्चिपेलागो, दैट इज इंडोनेशिया। तो ठीक है, डच वालों ने कहा ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वादा करो तुम वहां नहीं आओगे हमें मारने। इंग्लिश वालों ने कहा ठीक है यार नहीं आएंगे। तो डच के पास चला गया इंडोनेशिया, और अंग्रेजों के पास आ गया भारत। अंग्रेजों के पास क्या आ गया? भारत। दिस वॉज द होल स्टोरी अबाउट डच। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना था इनके बारे में। ऑलराइट, अब हमें फ्रेंच इंग्लिश वॉर देखनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसको मैं जल्दबाजी में कराऊं, बिकॉज उसको कराने के लिए मुझे कम से कम 1 आध घंटे का टाइम चाहिए, वो थोड़ा बड़ा जाएगा। सो कल हमारा सैटरडे है, कल हम फाइनली इसको खत्म कर देंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को। इसके बाद याद रखना यहीं से उठाऊंगा मैं, यहां से उठाऊंगा मैं, और आपको बंगाल की कहानी को कनेक्ट करवाऊंगा आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, बंगाल 1909, मतलब बंगाल के बाद 1909, फिर 1916, 1921, 1924, 1929, 1933, उसके बाद 1942 के बाद 45, देन 47। कुल मिला के अभी ये मान के चलो कि 10 से 12 क्लास जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे। संडे को जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि आपका हॉलीडे रहेगा संडे को, सिर्फ इस संडे को, अगले संडे से मैं कोशिश करूंगा कि क्लासेस में ले लूं। सैटरडे क्लास की टाइमिंग वही है, अगले सैटरडे से हम अपना साइंस स्टार्ट करेंगे, कल सैटरडे को हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लास टाइमिंग सेम रहेगी। आज मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम की आवश्यकता है, और आप एटलीस्ट डच तक अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल हम इंग्लिश और फ्रेंच की राइवलरी स्टार्ट करेंगे। ये पूरी पीडीएफ आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ, एक एक कहानी किस तरीके से चलती हुई आ रही है, ये पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। यकीन मानो मॉडर्न हिस्ट्री में तुम्हें मजा आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ज्योग्राफी की क्लास वैसे काफी लंबी हो गई थी, लगभग 1.5 घंटे की, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कल वाला भी रिवाइज करना है, उससे पहले वाला भी रिवाइज करना है, और आज वाला भी रिवाइज करना है। तीनों दिन का मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री में भी पेस पकड़ना स्टार्ट करूंगा। ज्योग्राफी में मैंने अपनी पेस पकड़ ली है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक कई बार हो जाता है बच्चों के लिए, कम कनेक्टिविटी बन पाती है, बिकॉज कुछ मेडिवल हिस्ट्री की चीजें आ रही हैं इसमें, है ना। कल देख रहे हो तुम हुमायूं वगैरह आ गए थे, तो ठीक है, इसीलिए मैं इसमें आराम से चल रहा हूं। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन में मैं इसके अंदर भी अपनी स्पीड पकड़ लूंगा। क्लियर है? और कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं। आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है, ऑल क्लियर। देखो अब तुम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। आज वाले हिस्ट्री को या हिस्ट्री में आज मैंने जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज करने से पहले पिछले 2 दिन का प्लान पेपर पे उतारो, देखो कितना याद है। जब तक याद नहीं हो जाता तब तक लिखते रहो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यहां बैठ जाएगा। एक बार दिमाग में बैठ गया, फिर बैठ गया, फिर वो तुम्हें लंबा याद रहेगा। ठीक है, फिर वो आपको लंबा याद रहेगा। समझ में आ गया? समझिए भैया। समझ में आ गया? ज्योग्राफी जिसकी मिस हो गई थी प्लीज कवर कर लेना। ठीक है, ज्योग्राफी से अगर तुम्हारे 20 सवाल आ रहे हैं, मैं लिख कर दे रहा हूं, सिर्फ मेरा कंटेंट अगर आपने फॉलो कर लिया ना, 15 प्लस आप करेक्ट करके आओ। हिस्ट्री में एक दिक्कत पता है क्या है? अगर मैं स्पेक्ट्रम उठा लूं, सबको पता है व्हाट इज स्पेक्ट्रम? 25 सवाल अगर आ रहे हैं तुम्हारे हिस्ट्री के, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर 25 आ रहे हैं, वैसे 25 आते नहीं है, 15 16 17 इसी के बीच में आते हैं। अगर मैं सीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूं, अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम में से 10 से 11 सवाल भी सॉल्वेबल है। पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद, इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? 25 सवाल यदि आ रहे हैं ना सिविल सर्विसेज में, तो उसमें से 11 ही सॉल्वेबल है। और अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ के जाते हैं तो 7 से 8 सवाल सॉल्वेबल है। लेकिन अगर मैं स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा को मिला दूं तो 25 में से 18 से 19 सवाल सॉल्वेबल। मैं अपनी कहानी में, अपने कंटेंट में वही कोशिश कर रहा हूं कि स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा को कर दूं कंबाइन, सो तुम्हारे मैक्सिमम सवाल सही हो जाए। लेकिन हिस्ट्री में यही मान के चलना कि अगर तुम्हारे एग्जाम में 15 सवाल आया, 8 से 10 सवाल के बीच में ही आप सही कर पाएंगे, कहीं से भी पढ़ लो। हिस्ट्री का ये सिस्टम है। ज्योग्राफी इस मामले में धोखा नहीं देगी। अगर 20 सवाल आ रहे हैं, तुम 15 प्लस आराम से करेक्ट करोगे, मेरी गारंटी। पॉलिटी इस मामले में धोखा नहीं देगी। 15 सवाल आ रहे हैं, तुम 10 प्लस आराम से करेक्ट करोगे, मेरी जिम्मेदारी। साइंस धोखा नहीं देगी, पॉलिटी ज्योग्राफी धोखा नहीं देगी। लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा बहुत मामला ऊपर नीचे होता रहता है, तो जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ते हुए चलो। हो सके तो एक आध बार अपने साइड से भी एनसीईआरटी रीड करने की कोशिश करना। नहीं टाइम मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चले जाओ। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस गूगल पे डालो, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूपीएससी सीडीएस, एनडीए वाले बच्चे यूपीएससी एनडीए क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वहीं से जो अब बेहतर हो पाएगा वही हो पाएगा। थोड़ा बहुत अगर आपको एड ऑन करना है तो पीवाईक्यूज का सहारा आपको लेना पड़ेगा। और कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी जल्दी बताइए प्लीज। ठीक है, एनीथिंग एल्स? रुस्तम, अंकुल, रिद्धिमा, पूजा, प्रीति, राहुल, विवेक, बासवराज, नो सर, नो डाउट। जुनैद, Clear, गया। all clear। इंग्लिश और फ्रेंच में आज पढ़ा सकता था, लेकिन 1 घंटा मुझे टाइम और चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि चीजें एकदम सफल हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी में हमने काफी कुछ सीखा आज। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं शाम को ठीक 6:30 बजे। ऑलराइट, जय हिंद। जय हिंद सर। बासवराज रिकॉर्डिंग देख लेना, और सभी लोग ब्लैंक पेपर मेथड से कर लेना रिवीजन, भूलना नहीं। ऑल द बेस्ट।